Good morning class. Today we are going to continue our chapter. हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर से पहले हमने क्या पढ़ा? हमने ट्रेड राइवलरी देखी. ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस, पोर्चुगीज़, हॉलैंड, इनके बीच में जो ट्रेड राइवलरी थी हमने वो देखी. कैसे इंग्लैंड ने या कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर अपना बिजनेस फैलाया और कैसे उन्होंने इंडिया के जो पार्ट्स थे उनको ऑक्यूपाई किया. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा. आज हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे. द ब्रिटिश डिफीटेड मीर कासिम अ सीरीज ऑफ बैटल्स. मीर कासिम फ्लेड टू अवध. ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद सुजाऊ उद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू द मुगल एम्पर. अब देखिए, जो मीर कासिम था, मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ने हराया और मीर कासिम फिर अवध भाग गया. और अवध के जो नवाब थे सुआजुद्दौला और शाह आलम टू, ये मुगल एम्परर थे, ये इनके साथ मिल गए. दस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द वन साइड एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, शाह आलम टू एंड मुगल एम्परर ऑन द अदर साइड. अब क्या हुआ? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मीर कासिम, शाह आलम और सुआजुद्दौला की आर्मी थी. द बैटल फॉट एट बक्सर. बक्सर में ये फाइट हुई. अ टाउन करेंटली इन बिहार स्टेट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर. द बैटल वॉज वॉन बाय द फोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और इस लड़ाई को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री. इट मेड द इंडियन ईस्ट इंडिया इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रियल मास्टर ऑफ बंगाल. अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब तीन राजा इकट्ठे ब्रिटिशर्स से हार गए, ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए बंगाल, बिहार और ओडिशा में. मीर जाफर वॉज री इंस्टेटेड एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सन रिवॉर्डेड द कंपनी विद टेरिटरी. और इसके बाद जो मीर जाफर थे, मीर जाफर को राजा बना दिया गया. और मीर जाफर के बाद मीर जाफर के जो लड़के थे, जो सन थे उनके, उनको रिवॉर्ड दिया गया. कैसे? टेरिटरी से उनको राजा बनाया गया. सेपरेट ट्रीटीज वर साइंड विद द अलाइज इन 1765. द मुगल एम्परर ग्रांटेड द दीवानी और द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज ऑफ बंगाल. देखिए, जो मुगल एम्परर थे उनको एक राइट दिया गया था रेवेन्यूज कलेक्ट करने का. कहाँ से? बंगाल, बिहार और ओडिशा से. और फिर वो रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे. ही वॉज गिवन एन अनयूजुअल ट्रिब्यूट एट 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश. ही लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद एज वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द कंपनी. और ये इलाहाबाद में रहते थे. ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द नवाब्स आर्मीज वॉज थोरोली एक्सपोज. द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल एंड द मुगल एम्परर नाउ बिकेम डिपेंडेंट ऑन द मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी. All financial control over the rich eastern provinces gave the British enormous resources for the next round of expansion. और देखिए, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने नवाब्स को हराया और मुगल्स को हराया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई. उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि बहुत बड़े रीजन पे अब उनका किंगडम था. और बहुत सारे रिसोर्सेज उनको मिले जिसकी हेल्प से उन्होंने इंडिया में आगे फर्दर एक्सपेंशन स्टार्ट किया. द ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल. द नवाब बिकेम डिपेंडेंट ऑन देम फॉर प्रोटेक्शन. अब देखिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब इनको कंट्रोल करने लग गई थी. चलिए, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. अब देखिए, क्योंकि बंगाल जीत लिया था तो बंगाल के सारे रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स अब यूज़ करने लग गए थे. ब्रिटिशर्स के हो गए थे वो रिसोर्सेज. और इससे एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इंडियन गुड्स को बाय करने की विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. बिकॉज ऑफ दैट टाइम ब्रिटिशर्स हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. देखिए,
उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के पास कोई भी गुड्स नहीं होता था इंडिया में सेल करने के लिए, तो चीज़ों की अदला बदली नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स आते थे, गोल्ड में या सिल्वर में डील होती थी और यहाँ से सामान लेके जाते थे। लेकिन क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने अब बंगाल ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था और वो स्ट्रांग हो गए थे, उन्होंने क्या किया बट विद दिवानी रेवेन्यूज फ्रॉम बंगाल कुड फाइनेंस द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अब ये क्या करते थे, इंडिया से ही पैसा कलेक्ट करते थे, उन्हीं पैसे उससे सामान खरीदते थे और वहां जाकर अपना सेल कर देते थे उनको। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिया मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज गिवन टू नवाब टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए बहुत छोटा अमाउंट दिया जाता था। Thus the British had all the powers and income but no responsibility, while the Nawab had all responsibility but no power। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेकिन पावर बहुत ज़्यादा थी, और जो नवाब थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी लेकिन उनको कोई पावर नहीं दी गई थी। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केम टू बी नोन एज डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा गया। द कंपनीज सर्वेंट्स अमाउंट ह्यूज वेल्थ इन 3 years अलोन 5.7 मिलियन वॉज ड्रेन्ड। देखिए, सिर्फ 3 साल में 5.7 मिलियन उस टाइम के 57 लाख रुपीज। ठीक है। अ टेरिबल फेमाइन स्ट्रक बंगाल इन 1770। अब 1770 में एक फेमाइन आया विच वाइप्ड आउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जिसने बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। बट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नथिंग टू प्रोवाइड एनी रिलीफ टू द पीपल। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पीपल को, लोगों के लिए कोई भी रियायत नहीं करी। In this way, Robert Clive introduced the dual system of government where the real powers were vested in the company but the responsibility of administration was exercised through the Indian agencies. The dual system of governance in Bengal ended in 1772. अब 1772 में जो dual form of government चल रही थी जिसमें ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा था वो एंड हो गए। बंगाल वॉज बॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी। अब बंगाल को डायरेक्ट कंपनी के कंट्रोल में लाया गया। द न्यू गवर्नर जनरल वेरेन हेस्टिंग। अब वेरेन हेस्टिंग सर नए गवर्नर जनरल बने। 1772 से 1785 तक ये इंडिया में गवर्नर जनरल बंगाल के रहे। Embarked on a further expansion of British influence in India, Calcutta was made the capital of or the seat of power of the British in India। और कैलकाटा को इन्होंने अपनी कैपिटल बना दिया था। और 1912 तक जो इंडिया की कैपिटल थी वो बंगाल ही थी, और 1912 में दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया गया। दिस पीरियड सो रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज एंड पावर ड्यूरिंग द पीरियड 4 एंग्लो-मैसूर। देखो 4 एंग्लो-मैसूर वॉर्स टुक प्लेस। अब एंग्लो-मैसूर वॉर पढ़ेंगे। वॉर विद मैसूर। फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर 1767 to 1769। तो फर्स्ट जो एंग्लो-मैसूर वॉर था वो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। मैसूर वॉज अनदर स्टेट विच चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। अब हम ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन साउथ की तरफ पढ़ेंगे, इसलिए हम मैसूर में आ गए जो कर्नाटक में है। He allied with French and the Nizam of Hyderabad and gave a crushing defeat to the British forces in First Anglo-Mysore War। ओके क्लास, यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है तो आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा वॉर्स विद मैसूर से। ओके क्लास, थैंक यू।